दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे सत्ता की खातिर दल बदल के बेशर्म खेल में बलि चढ़ती राजनीतिक विचारधारा की। पिछले लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर ठिठक कर जरूरी बहुमत के लिए तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू जैसे नए सहयोगों पर निर्भर नरेंद्र मोदी सरकार अभूतपूर्व दल बदल की बदौलत संसद में 2/3 बहुमत के निकट पहुंचती दिख रही है। बेशक नरसिंह राव सरकार ने भी 1993 में अल्पमत से बहुमत पाने के लिए हर संभव कवायद की थी, लेकिन 2/3 बहुमत के लिए दूसरे दलों में ऐसी तोड़फोड़ चौंकाने वाली है। इसके मूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक देश एक चुनाव और परिसीमन विधेयक पारित करवाने की महत्वाकांक्षा बताई जा रही है, लेकिन दल बदलुओं की मूल दल और उसकी विचारधारा की प्रतिनिष्ठा पर सवाल भी उठ रहे हैं। बेशक 15 साल की निष्कंटक सत्ता के बाद तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की सत्ता से बेदखल हो गई, लेकिन बुरे वक्त में भी 80 विधायक ममता बनर्जी के नाम पर ही जीत कर आए थे, जिनमें से 58 ने यह कहकर अलग गुट बना लिया कि पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है। सवाल अनुत्तरित है कि दल बदलुओं को रास्ते से भटकाव का एहसास सत्ता से बेदखली के बाद ही क्यों हुआ। सांसदों का मामला और दिलचस्प है। 28 लोकसभा सांसदों में से 20 ने ममता की पुरानी वफादार काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व बगावत कर दी, तो 13 में से 4 राज्यसभा सांसद इस्तीफा देने की नैतिकता दिखा चुके हैं। ममता के नाम पर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने वाले इन सांसदों को भी राज्य सत्ता से बेदखली के बाद ही नेता और पार्टी में खामियां नजर आई। तृणमूल की शासन शैली से लेके अभिषेक बनर्जी के दबदबे तक अचानक तो कुछ नहीं हुआ। जिस तरह ये सांसद अल्पज्ञात नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए, उससे भी खेल साफ हो गया। जिस दल के उम्मीदवार की कभी जमानत तक नहीं बच पाई, उसे दल बदल के खेल में अचानक 20 सांसद मिल गए तथा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सरीखे सत्ता के खिलाड़ियों से भी संख्या के खेल में आगे निकल गया। पश्चिम बंगाल की सत्ता की खातिर कांग्रेस से अलग होकर बनी तथा बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही चुनाव गठबंधन कर चुकी तृणमूल की अगर कोई स्पष्ट विचारधारा रही तो इन विधायकों और सांसदों ने उसे सत्ता की धारा में विलीन कर दिया, जो आज बीजेपी है। उद्देश्य संविधान संशोधन के लिए जरूरी संसद में 2/3 बहुमत जुटाना है, तो जाहिर है कि यह खेल सिर्फ पश्चिम बंगाल और तृणमूल कांग्रेस तक सीमित नहीं रहता। सो महाराष्ट्र में टूटी फूटी उद्धव शिवसेना के सांसदों की भी अंतरात्मा अचानक जाग गई। बीजेपी के विरुद्ध आक्रामक प्रचार से इंडिया गठबंधन के घटक के रूप में शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार के तौर पर 2024 में जीते 9 में से 6 सांसद बगावत के पिछले नायक एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। तृणमूल की तरह उद्धव की शिवसेना पर भी रास्ते से भटक जाने और आंतरिक लोकतंत्र न होने के आरोप लगे, लेकिन यह सवाल फिर अनुत्तरित है कि यह एहसास अब आकर क्यों हुआ। जाहिर है सांसदों के बाद विधायकों की भी अंतरात्मा जागेगी। शिंदे की शिवसेना का वजन बढ़ाकर अपने ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पर कतरने की राजनीतिक थ्योरी भी चर्चा में है, लेकिन फिलहाल निष्कर्ष यही है कि उद्धव अपने पिता बाल ठाकरे की शिवसेना संभाल नहीं पाए। बेशक उद्धव की छवि जोड़ तोड़ में माहिर जुझारू राजनेता की नहीं, लेकिन इस सच से मुंह नहीं चुराया जा सकता कि मुख्यमंत्री बनने के लिए ही उन्होंने समान विचारधारा वाले सबसे पुराने मित्र दल बीजेपी से नाता तोड़कर धुर विरोधी कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। उद्धव शिवसेना के सांसदों और विधायकों की बगावत सत्ता की धारा में विचारधारा को विलीन कर देना है, तो शिवसेना का कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के साथ गठबंधन भी उसके अलावा कुछ और नहीं था। बाबरी विध्वंस पर
गर्व करने वाली शिवसेना का धर्मनिरपेक्ष कांग्रेस से गठबंधन सत्ता के समीकरण के अलावा किसी और तर्क से सही नहीं ठहराया जा सकता। राजनीतिक जीवन का आत्मविश्लेषण करने पर उद्धव ठाकरे को शायद यह एहसास हो। अगली सेंधमारी का खतरा शरद पवार की टूटी फूटी एनसीपी पर मंडरा रहा है। इंडिया गठबंधन के घटक के रूप में उसके टिकट पर पिछले चुनाव में 8 सांसद जीत कर आए हैं। एक बार नाकामी के बाद भतीजा अजित पवार पिछली बार एनसीपी तोड़ने में सफल हो ही गए थे। 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़कर राकापा यानी एनसीपी बनाने वाले शरद पवार भी लगातार कांग्रेस से गठबंधन करते रहे हैं, जो उनके फैसले पर सवालिया निशान ही है। अब एनसीपी में एक और टूट की अटकलों के बीच उसके कांग्रेस में विलय की चर्चाएं भी चल पड़ी हैं। तोड़फोड़ के जरिए संसद में 2/3 बहुमत का खेल पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र से ही पूरा नहीं होगा। सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के मुखिया और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सांसदों में बड़ी टूट की संभावना जताई है। पिछले चुनाव में सपा ने 37 और कांग्रेस से 6 सीटें जीतकर 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 33 सीटों पर रोककर बहुमत से वंचित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। सपा में विभाजन के लिए जरूरी 2/3 सांसदों की बगावत की संभावना आसान भले न लगी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और उद्धव शिवसेना के उदाहरणों के मद्देनजर नामुमकिन नहीं। दल बदल के खेल से प्रभावित और संभावित ये सभी दल परिवार केंद्रित हैं। हाँ, 7 राज्यसभा सांसदों की बगावत वाली आम आदमी पार्टी का मामला कुछ अलग है। बहरहाल उत्तर प्रदेश इसलिए भी एजेंडा में सबसे ऊपर है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी की हैट्रिक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सत्ता की हैट्रिक करना चाहेंगे। 2029 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी उत्तर प्रदेश में सत्ता की हर संभव बिसात बिछाना बीजेपी के लिए जरूरी है। बेशक शेष देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी जनहित के मुद्दों पर विपक्ष सरकार के विरुद्ध बड़ा आंदोलन करने में विफल रहा है, लेकिन राम मंदिर के चढ़ावे में उजागर चोरी बीजेपी के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतने के बाद मोदी सरकार ने ऐसा तो कुछ भी नहीं किया था कि 2024 में उसकी सीटें 240 पर अटक जाती, पर वैसा हुआ क्योंकि उसके बड़बोले नेताओं के अब की बार 400 पार के नारे को विपक्ष संविधान बदलने और आरक्षण समाप्त करने की साजिश के रूप में पेश करने में सफल रहा। अयोध्या में बीजेपी की हार बताती है कि राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार के आरोपों ने भी असर दिखाया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।